Hello everyone. In today's editorial analysis episode, we'll see some interesting things about PM Care Fund and the Supreme Court stands over it. इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं इस चैनल के आप तक पहुंचती रहे टाइमली। तो चलिए इस एडिटोरियल एनालिसिस इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हेडलाइंस देखते हैं। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, नीड मीन्स आवश्यकता, यानी कि पारदर्शिता की आवश्यकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल क्वेरीज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। नाउ सरकार को मस्ट मतलब अवश्य के सेंस में, नॉट स्टॉल यानी कि सरकार को यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए। कौन से काम? स्टॉल करने का। स्टॉल क्वेरीज यानी कि जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए, न कि उसको रोकना चाहिए। स्टॉल का मतलब बाधा पहुंचाना, रोकना या जवाब नहीं देने का सेंस में यहाँ पर है। रिलेटेड टू किससे संबंधित? रिलेटेड टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है कार्यवाही के संबंधित, है ना, कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, फंक्शन के सेंस में ऑफ द पीएम केयर्स फंड। ये जो पीएम केयर्स फंड है यह कैसे फंक्शन कर रहा है, इससे संबंधित जो भी क्वेरीज खड़े हो रहे हैं उसे अवश्य नहीं रोकना चाहिए, सरकार को उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये जो फंड है जिसका नाम है पीएम केयर्स, इसका पूरा जो नाम हो गया उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस। नाउ देयर इज समथिंग यानी कि कुछ तो है। आप समझिए इसका भाव क्या है, कुछ तो है। अबाउट द नेचर है ना, कि इसकी प्रकृति में ये जो फंड है पीएम केयर्स फंड है, इसके नेचर में कुछ तो है। दैट जो हैज़ लेड टू द डिमांड्स फॉर इट्स स्क्रूटनी, यानी कि जो पीएम केयर फंड जो बनाया गया, इसके नेचर में, इसकी प्रकृति जो है, उसकी जो पूरी जो आपका इस बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है, उसमें कुछ तो ऐसा है दैट हैज़ लेड टू, जिसके कारण जो है डिमांड्स फॉर इट्स स्क्रूटनी, इसकी जांच की डिमांड जो है वो आई है या मांगी जा रही है, इसकी डिमांड की जा रही है कि इसकी जांच की जाए। वॉइल यद्यपि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, इसे रिजेक्ट कर दिया है, निरस्त कर दिया है, रीट पिटिशन, है ना, एक रीट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया और उस रीट पिटिशन को ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया, कॉलिंग फॉर ए फंड्स डाइवर्जन। तो ये रीट पिटिशन किस लिए था? कि फंड्स की डाइवर्जन हो। आप समझे, डाइवर्जन आप नॉर्मली आपको कई बार देखने को मिले होंगे रोड पर, बोर्ड जो साइड में लगे होते हैं उस पर आपको मिले होंगे डाइवर्जन, यानी कि वहाँ से आपको टर्न लेना है ना। तो बोल रहा है यहाँ पर डाइवर्जन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र के सेंस में डाइवर्जन का इस्तेमाल है। तो ये जो रीट पिटिशन था वो यह था कि जो फंड है पीएम केयर्स फंड, उसको डाइवर्स किया जाए, यानी कि यहाँ से फंड निकाल करके फ्रॉम दिस फंड, यानी कि पीएम केयर्स फंड से निकाल के इसे डाइवर्ट करके कहाँ ले जाए? टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, यानी कि एनडीआरएफ जो फंड है उसमें ले जाए इसको, यहाँ से इस फंड को ट्रांसफ़र कर दो उसमें, है ना। डाइवर्जन का मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र के सेंस में है, राइट। जो डाइवर्जन वर्ड है वो ट्रांसफ़र के सेंस में यूज किया गया है। एंड एल्सो, और यह भी डिनाइड द पिटिशनर्स डिमांड दैट, और इस बात जो पिटिशनर ने एक और से डिमांड किया था उसे भी डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया। वो क्या किया था? दैट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बी ऑडिटेड बाय द कैग, है ना। ये जो पिटिशन था इसमें यह भी कहा गया था, डिमांड था उसमें
कि भाई ये जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं इसे कैग के द्वारा ऑडिट करवाई जाए, है ना। कैग जो है ना अपने जो इंडिया की जो ऑडिट करती है, काफ़ी जो गवर्नमेंट फंड है उसकी, तो उसके द्वारा जो है इसकी ऑडिट करवाई जाए। लेकिन इस पिटिशन को भी, इस डिमांड को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। क्वेश्चंस रिमेन अबाउट इट्स नीड, कहता है कि ये डिनाई हो गया। अब यहाँ पर समझे, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस डिमांड को भी डिनाई कर दिया है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है वो कैग के द्वारा ऑडिट की जानी चाहिए, फिर भी कॉमा यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि सेंटेंस की दूसरी पार्ट स्टार्ट हो रही है। पहली पार्ट ये था, दूसरी पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस रिमेन अबाउट इट्स नीड। अब जरा समझ लें स्ट्रक्चर्स, जब वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो और नेक्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का है, क्लोज जो है सेंटेंस का, कॉमा देकर स्टार्ट हो, यानी कि आप समझ लें यहाँ पर हिंदी में जो एक वर्ड फिर भी आता है वो हिडन है, राइट, ये हिडन है यहाँ पर। फिर भी सवाल जो है, प्रश्न जो हैं रिमेन, वो बने हुए हैं अबाउट इट्स नीड, इसके ज़रूरत के बारे में, ऑपरेशन यानी कि ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में, एंड इट्स परसिस्टिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें जो एक कमी दिख रही है लगातार कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, उससे संबंधित सारे सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट इस रिट पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया हो, डिनाई कर दिया हो, लेकिन ये सवाल अभी भी बने हुए हैं कि भाई इस तरह की फ़ंड की आवश्यकता क्या है या क्या थी, इसकी फंक्शनलिटी कैसे है, ये ऑपरेशन कैसे कर रहा है, कैसे चल रही है ये, ठीक है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। एम आई क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अ 3 जज बेंच, यानी कि 3 जजों की बेंच ने असर्टेड में समझे अपने बात को फॉर्मली, यानी कि एक आत्मविश्वास के साथ और स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं तो असर्ट कहना बोलते हैं। तो ये 3 जज बेंच जो है, इस बेंच ने असर्टेड यानी कि जोर देते हुए कहा दैट कि नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन, कोई भी इस तरह का अपवाद तरीके से कोई काम नहीं किया जाएगा। खुद यहाँ पर पॉसिबिलिटी के सेंस में है एंड इसके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया गया है, अर्थात ये पैसिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गठन है ना, यानी कि याद रखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गठन से है, निर्माण से है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से है। तो कहता है कि कोई भी इस तरह से एक्सेप्शनली हम नहीं कर सकते हैं, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन किसका, ऑफ येट अनदर, याद रखेंगे येट अनदर का मतलब वंस मोर, कि फिर से एक नई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए, इस तरह का हम नहीं कर सकते। यानी कि एक नई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि एक नई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की गठन के लिए हम इस तरह का कोई एक्सेप्शनली हम नहीं कर सकते हैं। येट अनदर, याद रखेंगे ये जो वर्ड आपको दिख रहा है येट अनदर, येट के साथ अनदर लग गया, तो ये पूरे का सेंस जो आ रहा है वो ये है कि वंस मोर, है ना, यानी कि एक और, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक, है ना, कि उस समय जब ये जो कोविड-19 की महामारी है वो पुरजोर पर है। रेजिंग का मतलब यहाँ पर पावरफुल होता है, वाइल्ड होता है, ठीक है, वायलेंट है, ट्रेमेंडस के सेंस में हो सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी प्रभावित किए हुए है। तो ये रेजिंग का सेंस यहाँ पर ये है, राइट। तो उस समय में, ऐसे समय में जब चारों तरफ महामारी जो है कोविड-19 की फैली हुई है, हम फिर से येट अनदर यानी कि एक और कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण, गठन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट व्हेन देयर इज द PM's NRF, Prime Minister's National Relief Fund, with a substantial corpus in place is not clear। अब इसको समझते हैं। बट
द नीड फॉर अ फ्रेश ट्रस्ट, यानी कि ज़रूरत किसका, एक बिल्कुल नए ट्रस्ट की ज़रूरत। व्हेन देयर इज़ द पीएम नेशनल रिलीफ फंड, कहता है कि जब पहले ही से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड अवेलेबल है, बना हुआ है, विद सब्सटेंशियल कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब समझ लें, एक अच्छी खासी जब संपत्ति या आपका कुछ एक जगह जमा हो जाता है तो एक्यूमुलेटेड फंड को कॉर्पस बोलते हैं। सपोज कीजिए आप पैसा अपने जैसे घर में आप रख रहे हैं, रोज़ 1-1 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 30वें दिन महीने के 30 दिन में 30 रुपये हो गए, यानी कि एक महीने में आपके पास 30 रुपये का कॉर्पस तैयार हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि पीएम एनआरएफ जो है, नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें कॉर्पस तैयार है। आप वेल्थ समझ सकते हैं, वेल्थ मतलब संपत्ति। तो एक तरह का सब्सटेंशियल का मतलब यहाँ पर है अच्छा खासा, यानी कि अच्छा खासा फंड ऑलरेडी अवेलेबल है पीएम एनआरएफ में। तो जब यह ऑलरेडी इस तरह का है तो इस स्थिति में इस पीएम एनआरएफ की जगह इन प्लेस मतलब उसके जगह ये जो हमने नए फ्रेश ट्रस्ट बनाया पीएम केयर्स फंड इज़ नॉट क्लियर, यानी कि क्लियर नहीं है कि आखिर इस तरह का ऑलरेडी जब हमारे पास पीएम एनआरएफ फंड है ऑलरेडी अवेलेबल और वो भी उसके पास अच्छा खासा फंड अवेलेबल है, तो उस फंड के जगह पर हम नए ट्रस्ट का निर्माण क्यों किए, है ना, ये क्लियर नहीं है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एम आई क्लियर? चलिए आगे है, सिंस the PM Cares Fund existed independent of budgetary support or government money, the court's reasoning was that there was no occasion for a CAG audit। अब यहाँ पर कहता है कि चूँकि सिंस का यूज यहाँ पर चूँकि के सेंस में है, सिंस पीएम केयर्स फंड एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट, ये जो पीएम केयर्स फंड है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अब बजटरी सपोर्ट, यानी कि बजट जो होता है भारत का, इस देश का जो बजट बनता है उससे इसमें कोई सपोर्ट नहीं होती है। गवर्नमेंट मनी अर्थात सरकार की कोई पैसा इसमें नहीं जाती है। द कोर्ट्स रीजनिंग वॉज, तो ये जो कोर्ट है, न्यायालय है, इस कोर्ट की यह रीजनिंग थी दैट देयर वॉज नो ओकेजन, कि कोई ऐसी स्थिति ही नहीं बन रही है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है फॉर ए कैग ऑडिट, कि कैग के द्वारा जो है इस फंड का, पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करवाई जाए। दैट्स क्लियर? आगे चलते हैं। हाउएवर, फिर भी द कंसर्न इज नॉट अबाउट द लीगल बेसिस, यानी कि चिंता जो है वो लीगल आधार के बारे में नहीं है, और द एब्सेंस ऑफ कैग ऑडिट, और कैग ऑडिट नहीं हो रही है, एब्सेंस का मतलब वो नहीं हो रही है, उससे जुड़ी हुई कोई चिंता नहीं है, और वेदर इट इज़ सुपरफ्लुअस, यानी कि नॉट नेसेसरी। सुपरफ्लुअस का मतलब नॉट नेसेसरी के सेंस में होता है, यानी कि जिसकी ज़रूरत आपके पास नहीं है। तो कहता है कि यह ज़रूरत है या नहीं है, और इंडीड मतलब इनफैक्ट, ज़रूरत यानी कि आवश्यक रूप से, एसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यह चिंता का सवाल नहीं है, इससे संबंधित जो है कि लीगल बेसिस है, कैग की ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही है, यह सुपरफ्लुअस है मतलब एक्स्ट्रा हमने कर लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, यह चिंता के विषय फिर भी नहीं है। एज रेस्पॉन्सेज टू आरटीआई क्वेरीज ऑन द फंड रिवील, यहाँ पर देख लें, एज रेस्पॉन्सेज रिवील, यानी कि जो आरटीआई की क्वेरीज हैं, आरटीआई में जो सवाल पूछे गए उसकी जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यही रिस्पॉन्स जो है वो रिवील कर रहा है, यानी कि डिस्क्लोज कर रहा है, बात को खुलासा कर रहा है। यानी कि आरटीआई में जो पूछे गए सवाल है उसका जो उत्तर दिया गया, जो प्रत्युत्तर आ रही है, वह खुलासा करता है किस पर, ऑन द फंड। ये जो अब द फंड से ही क्लियर हो गया कि हम पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं। मैं क्लियर? चलिए, रिवील यानी कि यही जो है वो डिस्क्लोज कर रहा है, खुलासा कर रहा है। क्लियर है? द गवर्नमेंट इज नॉट forthcoming on questions on its transparencies और accountability। कहता है क्या
कि जो सवाल आरटीआई में खड़े हो रहे हैं और उसके जो उत्तर जो सरकार के द्वारा आ रही है इस फंड के बारे में, उसी बात से ये डिस्क्लोज हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है ना। क्या कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट फोर्थ कमिंग, कि सरकार जो है वो क्लियर कट कुछ नहीं बोल रही है ना। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है रेडी टू गिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि सरकार जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। फोर्थ कमिंग मीन्स रेडी टू गिव इन्फॉर्मेशन, एंड नॉट लगा दिया तो ये हो गया नहीं के सेंस में, राइट। तो सरकार जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है ऑन क्वेश्चंस ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी, इसके पारदर्शिता से संबंधित में, और इसकी जिम्मेवारी यानी कि कौन अकाउंटेबिलिटी है, इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए, इस पर कोई क्लियर कट उसकी जवाब नहीं आ रही है। क्वेरीज ऑन द ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, डीड यानी कि जो ट्रस्ट का डीड होता है, जब भी कोई ट्रस्ट निर्माण होता है तो एक डीड तैयार होता है जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होती है कि ये जो ट्रस्ट है वो कैसे फंक्शन करेगा, इसमें कौन कौन ट्रस्टी होंगे, ये सारा डीड में अवेलेबल हो जाता है। तो ट्रस्ट की जो डीड है, ट्रस्ट डीड में जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पीएम केयर फंड पर, फॉर द फंड एंड इट्स क्रिएशन, और ये जो बना है इसका निर्माण हुआ है, संगठन हुआ है, एंड ऑपरेशन यानी कि इसकी फंक्शन जो करने की प्रक्रिया है, कैसे काम कर रही है, हैव बीन समराइली डिसमिस्ड, यानी कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं किस पर, ट्रस्ट डीड पर, कि ये जो फंड है, ये जो पीएम केयर फंड है, इसका ट्रस्ट डीड कैसा है, किस तरह का है, इसका गठन कैसे हुआ, इट्स क्रिएशन यानी कि इसका गठन कैसे हुआ, एंड ऑपरेशन इसका फंक्शनलिटी कैसे है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया। हैव बीन सिमिलरली डिसमिस्ड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर समझे सिमिलरली का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सिमिलरली का मतलब होता है एकदम इमीडिएटली, मतलब तत्काल इस बात पर जो भी क्वेरीज खड़ा हो रहे हैं इस फंड पर, उसको तत्काल रूप से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, बाई आर्ग्यूइंग, यह आर्गूमेंट देते हुए, इस तर्क को देते हुए, दैट कि द फंड वॉज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये जो फंड है वह एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और इस आर्गूमेंट को देते हुए ये जो सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं इस पीएम केयर्स फंड पर, इसको समरली डिसमिस कर दिया गया, इसको नकार दिया गया, ठीक है, सिरे से खारिज कर दिया गया। अब यहाँ तक है, समरली डिसमिस मतलब सिरे से खारिज कर दिया गया। आप अटेंशन नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए, पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं किए और आपने डिसमिस कर दिया, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया गया, ठीक है। इवन दो यानी कि ये इवन इफ जो आप वर्ड पढ़े होंगे पहले उसी के सेंस में है। इवन दो और इवन इफ दोनों एक ही होता है। भले ही द पीएम इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि ये जो फंड है पीएम केयर्स फंड, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, भले ही हैं, एंड 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इट्स ट्रस्टीज, और 3 कैबिनेट मिनिस्टर इसके ट्रस्टी हैं, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और इसका जो कहता है कि और जो मंत्रालय है कॉरपोरेट अफेयर्स का, had also treated it as a fund set up by the center। तो इस ये कॉरपोरेट अफेयर जो मंत्रालय है इसने भी इस फंड को ऐसा ट्रीट किया है कि यह फंड द सेंटर का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार को डिनोट कर रहा है, यानी कि यह फंड केंद्र सरकार द्वारा सेटअप है, निर्माण किया गया है, बनाया गया है, स्थापित किया गया है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर समझे आगे कि हैड का इस्तेमाल हुआ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल क्यों हुआ। पास्ट परफेक्ट पर एक स्पेशल वीडियो है मेरे चैनल पर, आप उसे देखिए। उसमें आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। आपको एक वीडियो देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट से संबंधित क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ के हिसाब से बता दूँ कि पास्ट परफेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि यह जो इंसिडेंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर इस्तेमाल किया गया, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में किसी भी कंप्लीटेड घटना को
जब हम आउट ऑफ ऑर्डर यूज करते हैं तब उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, घटना पहले घटी लेकिन पैराग्राफ के सेंस में या स्टोरी जो नरेट हो रही है उसके सेंस में वो घटना को हमने बाद में इस्तेमाल किया है उस पैराग्राफ में। तो चूंकि ये घटना बाद में इस्तेमाल की गई है जबकि ये पहले ही हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पहले ही इस फंड को ट्रीट किया है एज ए फंड सेटअप बाय द सेंटर कि केंद्र सरकार द्वारा ये स्थापित है ना, ये पहले ही हो गया है लेकिन इस्तेमाल सेंटेंस का हम बाद में कर रहे हैं, इसलिए इस घटना को हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस द ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड, जब से यह ट्रस्ट बनी है, द ट्रस्ट सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब क्रिएटेड मेन वर्ब, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। जब से यह ट्रस्ट निर्माण हुई है, बनी है, स्थापित हुई है, lakhs of public and private sector employees have donated a day's salary to it। कहता है कि लाखों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, हैव डोनेटेड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, अ डेज सैलरी टू इट, एक दिन का सैलरी, अ डेज सैलरी इट यानी कि इस फंड में जमा किया है, लोग इस ट्रस्ट को डोनेट किया है, दान दिया है। दैट्स क्लियर है। चूँकि सेंटेंस सिंस से लगा हुआ है इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट है मेन वो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। यहाँ क्या सेंस बोल रहा है कि जब से यह क्रिएट हुआ ट्रस्ट तब से लाखों पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने डोनेशन दिया है एक दिन सैलरी का अपने इस ट्रस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। विद सम ऑफ देम क्लेमिंग दैट दिस डिडक्शन वॉज डन विदाउट द एक्सप्लिसिट कंसेंट। कहता है कि कुछ कर्मचारी यह क्लेम करते हैं, यह दावा करते हैं कि जो डिडक्शन हुआ है यानी कि उनके सैलरी से जो एक दिन की सैलरी काटी गई है वॉज डन, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि दिस डिडक्शन वॉज डन, दिस डिडक्शन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, डन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। क्लियर, विदाउट देयर एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी कि उनके क्लियर कट हामी के, सहमति के ये पैसा जो है एक दिन का उनके सैलरी से काट लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब उन्होंने लिखित में या क्लियर कट कोई हामी नहीं भरा है फिर भी उनके पैसे कट गए। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक रूप से, यूनिवोकल होकर के। क्लियर है। नेक्स्ट, मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के जो काफ़ी यूनिट हैं, यूनिट का मतलब जो भी सरकारी विभाग का जो अलग अलग जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका बात कर रहा है। एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ और जो कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी के जो एंटिटीज़ हैं, टू उन लोगों ने भी हैव मेड डोनेशन यानी कि दान दिया है बिकॉज ऑफ ए प्रोविजो, एक प्रावधान है, प्रोविजो मीन्स प्रावधान, allowing uncapped corporate donations that will qualify as corporate social responsibilities expenditure। अब कहता है क्योंकि एक प्रावधान है कानून में भारत के कि अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर का ये है, कंपनी है, तो वो अनकैप्ड डोनेशन देगा। अनकैप्ड का मतलब वो अनलिमिटेड, उसको जितना मन करेगा, जितना चाहेगा उतना, यानी कि पूरा का पूरा इनकम भी वो अपना डोनेट कर सकता है। पहले नहीं था, लेकिन ये जो नई सरकार है उसके आने के बाद कानून में एक परिवर्तन आया है और उस कानून के परिवर्तन करने के बाद ये प्रोविज़न लाई गई कि कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी जो है वो कितना भी डोनेशन दे सकता है, वो अपने इनकम से भी ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, दैट वुड क्वालिफाई एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूँकि कंपनी को CSR का भी काम करना पड़ता है, तो ये डोनेशन अगर ये देते हैं तो इसे एक CSR ही माना जाएगा कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उस एक्सपेंडिचर के तहत इनको जो है एक डिडक्शन मिलेगी। अर्लियर पहले अ गवर्नमेंट पैनल हैड राइटली सजेस्टेड दैट द डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन would be a regressive incentive।
कहता है कि पहले यानी कि पहले की जो सरकार की जो पैनल थी उसने ठीक ही सजेस्ट किया था कि अगर आप डबल बेनिफिट देंगे टैक्स एग्जम्पशन का, यानी कि आप यहाँ भी बेनिफिट ले लीजिए और फिर टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स का वहाँ भी बेनिफिट ले लीजिए, तो ये जो एग्जम्पशन है, इस तरह की जो छूट जो मिलेगी वुड बी, सेंस में यहाँ पर है अ रिग्रेसिव इंसेंटिव। रिग्रेसिव का यहाँ पर मतलब है अनप्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव नहीं होगा, यह एक बैकवर्ड सोच होगा। एक इंसेंटिव ऐसी होगी, इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरह का एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन, ठीक है। तो यह एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का इंसेंटिव होगा, यानी कि यह प्रोग्रेसिव इंसेंटिव नहीं होगा। दस फार का मतलब होता है अभी तक, है ना, अभी तक, टिल नाउ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशन, यानी कि जो डोनेशन है, जो दान दी गई इस फंड में, उसका जो ठीक राशि है, एंड अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड have not been provided apart from an announcement in May that 3,100 crore had been sanctioned from it to be spent on the ventilators, migrant worker welfare and vaccine development। कहता है जब से 10 फार, यानी कि आप समझे कि अभी तक, till now, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोनेशन, यानी कि जो दान की राशि है वो इस फंड में कितना आया है वो ठीक ठाक बताया नहीं गया है, एग्जैक्ट राशि बताई नहीं गई है। और एक्सपेंडिचर, यानी कि इस फंड से जो भी खर्च हो रहे हैं उसका भी कुछ क्लियर, यानी कि स्पष्ट ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप का मतलब ब्यौरा, डिटेल, ठीक है। हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइड नहीं किया गया है। हैव का प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है। अपार्ट फ्रॉम, के सिवाय याद रखेंगे, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के सिवाय, एन अनाउंसमेंट इन मे दैट 3,100 करोड़ हैड बीन सैंक्शन। तो मई में एक अनाउंसमेंट किया गया था, उसको छोड़कर वो क्या अनाउंसमेंट किया गया था कि 3,100 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर इसके लिए पास की गई है, इतना जो है वो देना है। फ्रॉम इट यानी कि इस फंड से, टू बी स्पेंड ऑन वेंटिलेटर्स, और इसकी खर्च किसके ऊपर होगी, वेंटिलेटर्स के लिए खर्च होगी। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उनके वेलफेयर फ़ायदे के लिए, उनके भलाई के लिए खर्च होगी। एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, और वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। स्टेट्स हैव लेड द रेस्पॉन्स टू कोविड-19। जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ पर वो स्टेट्स का मतलब राज्य सरकार से ही है, तो राज्य सरकारें जो हैं हैव लेड द रिस्पॉन्स, यानी कि अपने रिस्पॉन्स को दिखाया है टू कोविड-19, इस कोविड-19 के लिए। एंड देयर रिसोर्सेज हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेस्ड बाय द कंटिन्यूइंग राइज इन इन्फेक्शन एंड डेथ्स, ठीक है, विच हैव क्रॉस्ड द 2.8 million and 54,000 मार्क रेस्पेक्टिवली। कहता है यहाँ पर क्या कि जो राज्य सरकारें हैं उनका रिस्पांस जो है कोविड-19 के प्रति, एंड देयर रिसोर्सेज हैव इंक्रीजिंगली बीन स्ट्रेस्ड, यानी कि इनका जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो लगातार जो है वो तनाव में है, उस पर काफ़ी बोझ बढ़ते जा गई है। बाई कंटिन्यूइंग राइज, याद रखेंगे, कंटिन्यूइंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अनचेंज प्रोग्रेस, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। जैसे ये राइज इन इन्फेक्शन एंड डेथ, यानी कि इन्फेक्शन बढ़ते जा रही है और डेथ की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये लगातार जारी है। देयरफॉर कंटिन्यूइंग राइज बोल रहा है, यानी कि लगातार इन्फेक्शन की संख्या और डेथ्स की संख्या बढ़ते जा रही है, और इसकी वजह से राज्य सरकारों के ऊपर जो भी संसाधन है उसके ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, और उस पर बोझ जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, इंक्रीजिंगली, है ना, लगातार बढ़ते जा रही है। विच हैव क्रॉस्ड द 2.8 million and 54,000 मार्क, जो कि 2.8 मिलियन जो है इन्फेक्शन की संख्या और 54,000 जो है वो डेथ्स यानी कि मृत्यु की संख्या हो गई रेस्पेक्टिवली, मीन्स क्रमशः। एट द वेरी लिस्ट RTI requests the seek to understand how funds are being received and how they are being disbursed
so far should be seen as a legitimate। कहता है कि अगर बिल्कुल निम्न तरीके से भी अगर सवाल को देखा जाए, ठीक है, तो भी आरटीआई रिक्वेस्ट यानी कि आरटीआई में जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो सवाल की जा रही हैं, दैट सिक, जो इस बात को पूछा जा रहा है, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, हाउ फंड्स आर बीइंग रिसीव्ड, कि जो फंड हैं वो कैसे प्राप्त किए जा रहे हैं, कैसे लिए जा रहे हैं, एंड हाउ दे आर बीइंग डिस्बर्स्ड, और इस फंड को कैसे बांटा जा रहा है। डिस्बर्स का मतलब बांटने के सेंस में है। सो फार, अभी तक, शुड बी सीन एज लेजिटमेट, तो यह जो सवाल है वो बिल्कुल ही जायज़ सवाल है और उसे जायज़ सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए, शुड बी सीन, ठीक है। एल्सो, और यह भी, मोर नीड्स टू बी डन बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिसाइज डोनेशंस to the more accountable NDRF which allows for a transfer of funds to states। कहता है also means, और यह भी, जोर देते हुए यहाँ पर है, more needs to be done, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत यह है किया जाना, to be done मतलब किया जाना, by the government, सरकार के द्वारा, to publicize, कि आप पब्लिसाइज करें, मतलब आप जो है उसकी बात को ज़्यादा फैलाएं, किस बात को, डोनेशंस टू द मोर अकाउंटेबल एनडीआरएफ, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है, थोड़ा सा अकाउंटेबल है, यानी कि यह जिम्मेवारी ज़्यादा है इसके ऊपर एनडीआरएफ का, यानी कि एनडीआरएफ एक ऐसी फंड है जो ज़्यादा अकाउंटेबल है, ज़्यादा जिम्मेदार है, तो इसमें डोनेशन के लिए ज़्यादा पब्लिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा प्रचार होना चाहिए सरकार के द्वारा, विच अलाउज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू स्टेट्स, यानी कि जो एनडीआरएफ में जो फंड होती है, जो जमा होती है, यह एनडीआरएफ फंड जो है वो अलाउ करती है कि जो भी फंड आपके पास आ रही है आप वो राज्य सरकारों को दे सकते हैं। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको इस पे काफ़ी चीज़ें समझने को मिली, काफ़ी वर्ड्स मिले, कुछ लिंकिंग वर्ड्स आपको समझने को मिले इसमें। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।